हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फिर से आप सभी का हिंदी की क्लास में स्वागत है। फिर से एक बार कोरोना की महामारी से हमें गुजरना पड़ रहा है, इसीलिए आपका सेमेस्टर 2 भी ऐसे ऑनलाइन ही शुरू हो चुका है। आई होप आप सब लोग ऑनलाइन पढ़ाई घर पर कर रहे होंगे, क्योंकि अगला साल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले के ऑनलाइन लेक्चर में हम लोगों ने पाठ 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस पाठ में भी बीमारी के अंतर्गत लेखक ने कई सवाल उठाए हैं कि बीमार होना भी एक अपराध है। जैसे हम इस समय से गुजर रहे हैं कि कोरोना होना भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपराध हो चुका है। तो बीमार होने के साथ साथ हमें क्या क्या काम करना चाहिए और बीमारी को कैसे भगाना चाहिए, ये हमने पहले के लेक्चर में देखा था कि लेखक है वह अपनी बीमारी को ज़्यादा दिन टिकने नहीं देते थे। वह तो बुखार, खांसी जैसी छोटी मोटी बीमारियों को तो यूं ही चुटकियों में भगाया करते थे, और बुखार की हालत में भी वह काम करते रहते थे कि उनकी बीमारी उन पर हावी ना हो जाए। उसके बाद हमने देखा था कि उनको बुखार हुआ था तो वह बुखार 1-2 दिन का नहीं था, वह महीनों भर चला था। इसीलिए लेखक को ऐसी शंका होने लगी कि उन्हें तपेदिक हो गया है। तपेदिक यानी कि क्षय। तो ऐसी शंका के साथ साथ वह सोचते रहते थे कि उनको इस बार कौन सी नई बीमारी होने वाली है। तपेदिक यानी कि क्षय। क्षय भी एक तरीका का भयानक रोग माना जाता था। हालांकि इस समय में उसकी जो वैक्सीन है वह मिल चुकी है, इसलिए अभी के समय में क्षय, तपेदिक बहुत बड़ा रोग नहीं है। लेकिन लेखक के समय में तपेदिक हो जाना वह महामारी जैसा ही था। वह एलोपैथिक इलाज कराना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह उनके बूते के बाहर था। बूते के बाहर होना यानी कि अपनी शक्ति से परे होना, यानी कि अपनी जो शक्ति होती है, अपनी जो आमदनी होती है, उसके बाहर होना। आगे पाठ देखते हैं। क्या उस समय मेरी जीवा पर, यहाँ से, क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। बैठी हो तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसीलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में स्वर मुक्ति नहीं जानी है। देखिए, लेखक कहते हैं कि मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब उन्होंने कहा कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। उन दिनों शायद उनकी पत्नी श्यामा बुखार से बीमार थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेना चाहता हूँ। बैठी हो तो कितना अच्छा है, यानी कि उनकी जीवा पर सरस्वती बैठी हो तो कितना अच्छा है कि
वो बीमार नहीं है, यानी कि उनकी पत्नी श्यामा स्वस्थ हो चुकी है और उसके बजाय मैं बीमार हूँ। सरस्वती बैठी थी। जिह्वा पर सरस्वती बैठना, यानी कि जो कही हुई बात हो उसका सच हो जाना, ये एक मुहावरा है। जिह्वा पर सरस्वती बैठना, यानी कि कही हुई बात सच हो जाना। लेखक कहते हैं कि पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में स्वर मुक्ति नहीं जानी है। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी, यानी कि श्यामा को, उनकी पत्नी को पिछले 6 सालों से स्वर मुक्ति नहीं जानी है, यानी कि बुखार से मुक्ति कैसे मिलती है ये उन्होंने 6 साल से जाना ही नहीं, क्योंकि वह स्वस्थ रहने लगी थी। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। देखिए, लेखक की हालत देखकर उनकी पत्नी ने भी अपनी इच्छा बल से अपने आप को ऐसे स्वस्थ कर लिया था कि उनकी बीमार हो जाने की वजह कहीं फिर से लेखक की चिंता का स्वरूप ना बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षण कराऊं। देखिए, लेखक कह रहे हैं कि उसके अतिरिक्त, यानी कि उसके अलावा किसी और को लेखक की बीमारी के बारे में पता नहीं था। वो अपने सारे काम सामान्य रूप से किए जा रहे थे। वह दुबले पतले हो गए थे, लेकिन लेखक का कहना है कि गर्मियों के मौसम में तो सब दुबले पतले हो जाते हैं। उनकी पत्नी श्यामा का कहना था कि एक बार आप डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपना परीक्षण करवा लीजिए। मैंने टालम टूल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। टालम टूल यानी कि अपनी बात को टालना। लेखक ने पत्नी की बात को टालने की कोशिश की। टालम टूल यानी कि टालना, तो पत्नी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊं वह खाना नहीं खाएगी। देखिए, उसकी पत्नी ने उसको ब्रह्मास्त्र के रूप में ऐसी धमकी दी कि जब तक आप अपने आप को डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था, यानी कि पत्नी की बात को तो लेखक को मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। देखिए, लेखक जब डॉक्टर को दिखा कर आए तो उन्होंने क्षय होने का भय दिखाया और उन्होंने नुस्खा यानी कि क्या क्या करना चाहिए वह लिख दिया और चिंता मुक्त होकर थोड़े दिनों के लिए लेखक को आराम करने के लिए कहा। नुस्खा मुझे तो मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था?
इतने ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने, खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या सामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? देखिए, जब लेखक है वह डॉक्टर को दिखा कर आए, तब उन्होंने नुस्खा लिख दिया था, यानी कि क्या क्या लेखक को करना होगा उसके बारे में डॉक्टर ने बताया था। लेकिन लेखक को वह नुस्खा मौत के परवाने जैसा लगा कि उन्हें लगा कि क्या मेरी विदाई का समय, यानी कि मेरे मृत्यु का समय निकट आ गया है? क्या इतने ही दिनों के लिए मैं आया था? लेखक अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि क्या इतने ही दिनों के लिए वह इस धरती पर आए थे? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करना और केवल इतने ही दुख और संकट देखने थे उनके नसीब में। वह सोचते हैं कि स्वागत के साथ साथ विदाई की भी तैयारी उन्होंने देख ली थी। और एक और बहुत बड़ी चिंता थी कि क्या उनकी पत्नी के भाग्य में विधवा होने का दुर्भाग्य भी लिखा हुआ है। ऐसा लेखक डॉक्टर को दिखाने के बाद सोचते रहते हैं। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहला जीवन। देखिए, लेखक को मरने से कोई डर नहीं लगता था, वह तो उन्हें बहुत आसान लगता था। लेकिन उन्हें कठिन लगता था तो केवल मरने से पहले जो उनको जीवन जीना था, यानी कि बीमारी में उनको जो समय काटना था, वह उनको मरने से भी ज़्यादा कठिन लगता था। पूरे आराम के अर्थ होंगे, ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएगी? किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। देखिए, लेखक को मरने का डर नहीं था, मरने से पहले जीने का डर था, क्योंकि वह सोचने लगे कि अगर डॉक्टर के कहने पर वह आराम करने लगे तो उन्हें ट्यूशन भी छोड़ने पड़ेंगे और स्कूल से भी छुट्टी लेनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में जो पूरे महीने की तनख्वाह है वह कैसे मिलेगी? उनका घर कैसे चलेगा? बिना तनख्वाह के जो उनका कर्ज है वह भी कैसे चलेगा? उन्होंने जो किताब बेचने का काम शुरू किया था वह भी अनियमित और अनिश्चित था। इसीलिए जो किताब बेचने से भी आमदनी आती थी वह कोई निश्चित रूप से नहीं मिलती थी। जब कोई किताब बिकती थी तो उसी से थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी।
शालिग्राम, उनका जो छोटा भाई है उसका नाम है शालिग्राम। उनके छोटे भाई का जो तनख्वाह, जो पगार है, वह भी कुछ बहुत बड़ी नहीं है। वह अपने परिवार के लिए थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था। अगर उनकी भी बदली हो गई तो वह भी अपने घर पर पैसे नहीं भेज सकते थे, ऐसी हालत में थे। तो फिर ऐसी स्थिति में महंगी महंगी दवाइयाँ वो लेखक कहाँ से खरीदेंगे और उनका जो कर्ज है वो भी कहाँ से चुकाएंगे। ऐसी कई परिस्थितियों का सामना लेखक को करना पड़ रहा है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। उनकी पत्नी श्यामा है। जब लेखक ने अपनी बीमारी के बारे में अपनी पत्नी को बताया तब एकदम से वह कांप उठी, यानी कि अचानक से वह घबरा गई, लेकिन फिर ही एक ही पल में अपने आप को संभाल लिया और दृढ़ भी हो गई। यानी कि एक पल में ही उन्होंने सोच लिया कि अब पति की जिम्मेदारी भी उन पर आने वाली है। और एक ही पल में उन्होंने अनुभव कर लिया कि अगर वह कांप उठी, अगर वह अपने आप को नहीं संभाल पाई तो यह बात लेखक सहन नहीं कर पाएंगे। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। देखिए, अचानक से माता पिता को भी इसके बारे में पता चला कि अपने बड़े बेटे को क्षय नामक बहुत बड़ी बीमारी हुई है। तो पिताजी और माताजी दोनों को जैसे लकवा सा मार गया। ये भी एक मुहावरा है, लकवा मार जाना, यानी कि स्तब्ध रह जाना। कोई ऐसी अनहोनी बात सुनकर एकदम से स्तब्ध रह जाना, यानी कि लकवा मार जाना। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, यानी कि पिताजी समझदार और धीरज से काम लेते थे। इसलिए उन्होंने एक ही पल में यह निर्णय ले लिया कि घबराओ नहीं, हम घर बेचकर भी तुम्हारा इलाज करवाएंगे। शालिग्राम असमर्थ था कि एक उसास लेकर रह गया। जो छोटा भाई शालीमार है वह उसास लेकर, यानी कि निराशा सूचक, एक ही पल में वह निराश होकर फिर ठहर गया। पिताजी ने घर बेचने की बात की तो छोटे भाई की नाराजगी जायज थी। वह एकदम से निराश हो गया। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाई मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। देखिए, यहाँ पर लेखक हमारे हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो बच्चन जी है
वह कहते हैं कि उन्होंने थोड़े दिन की छुट्टी ले ली, ट्यूशन और स्कूल दोनों में से थोड़े दिन की छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से उनके पास थोड़े बहुत रुपये पड़े थे, इसलिए उन्होंने थोड़े दिन की दवाई मंगा ली और चारपाई पर लेट गए। फिर पत्नी श्यामा ने उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। देखिए, लेखक कहते हैं कि जब वह बहुत कुछ काम किया करते थे तब उनके पास चिंता करने का समय नहीं था, लेकिन अब जब आराम करने को कहा है तो आराम के समय भी चिंता ही चिंता उनके मन में थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। देखिए, उनको विशेष रूप से जो चिंता थी वह थी उनके सिर के ऊपर जो कर्ज चढ़ा हुआ था उनकी। मेरा इलाज हो या ना हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। देखिए, लेखक अभी भी कहते हैं कि उनका इलाज अच्छी तरीके से हो या ना हो, लेकिन जो किस्तें यानी कि जो पैसे चुकाने की, कर्ज चुकाने की छोटी छोटी सी रकम होती है वह समय पर जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। देखिए, ये बात उनकी जो अदायगी यानी कि प्रतिष्ठा, आबरू से जुड़ी हुई थी, साख उनकी प्रतिष्ठा और साख से जुड़ी हुई थी। नियमित अदायगी यानी कि पैसे चुकाना, देना, नियमित रूप से पैसे चुकाना, ये बात उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी, यानी कि उनकी आबरू, इज्जत का जाना उनकी मौत से पहले ही उनकी मौत हो जाएगी, ऐसा मानना है लेखक का कि आबरू तो रहनी ही चाहिए, मौत हो या ना हो, लेकिन अपनी शाख, अपनी इज्जत जुड़ी रहनी चाहिए। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? देखिए, उनकी पत्नी की यह बात भी अपनी जगह सही थी कि आप किसी बात से चिंतित हो, ऐसा उनकी पत्नी ने पूछा, क्योंकि लेखक कहते हैं कि श्यामा उनकी पत्नी उनका पारदर्शी दर्पण थी, यानी कि जो बात लेखक के मन में चल रही है वह श्यामा तुरंत से भाप लेती थी। तो यहाँ पर उनकी पत्नी का कहना है कि अगर आप ऐसे ही चिंता करते रहेंगे तो दवा का क्या लाभ पहुँचेगा, यानी कि दवा आपके शरीर को क्या लाभ पहुँचाएगी। मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 रुपये अन्य मित्रों के। यानी कि यहाँ पर लेखक ने कहा कि ट्रैक्ट सोसाइटी के उन पर 400 रुपये और करीब दोस्तों के उन पर 100 रुपये का
कर्ज था। 400 रुपये और 100 रुपये। आप सभी को ऐसा लगता होगा कि सिर्फ 500 रुपये का कर्ज था और जो लेखक है बच्चन जी है वह इतना चिंतित थे, लेकिन उस समय में 400 रुपये भी बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, क्योंकि उन समय में व्यक्ति का पगार सिर्फ 10 रुपये या 20 रुपये हुआ करता था। तो इतनी पगार में इतना कर्ज होना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उस जमाने में 10 पैसे का भी मोल हुआ करता था। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। देखिए, एकदम से जो उत्तर उनको मिला उससे लेखक चौंक पड़े और एकदम से उठकर उनकी ओर घूरकर देखने लगे कि जैसे एक बार फिर से वह किसी नई श्यामा से मिल रहे हैं। एक बार फिर से उन्हें श्यामा को पहचानने की ज़रूरत है। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम उसकी चिंता छोड़ो। देखिए, ये जो पत्नी है वह अपने पति को चिंता मुक्त करने के लिए ऐसा उत्तर देती है कि तुम अगर मर जाओगे तो तुम्हारे मरने के बाद भी कर्ज तो मैं उतार ही दूंगी, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। ऐसा जवाब श्यामा ने दिया, इसीलिए लेखक अचानक से चौंक पड़े और उसकी ओर घूरकर देखने लगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। उसके बाद आके देखते हैं कि लेखक के जीवन में इस बीमारी का और कौन सा पड़ाव आने वाला है और ये जो बीमारी है वो आगे लेखक से क्या क्या करवाती है। तब तक आप सब जो ये पाठ है वह एक बार फिर से अच्छी तरीके से पढ़े और जो ना समझे हो वो पूछ सकते हैं और एक बार पाठ को पढ़कर उसे समझने की कोशिश कीजिए। Thank you so much.